आइए देखिए, तो जो लास्ट डे हम लोग क्लास बात किए थे तो हम लोग देख रहे थे वित्तीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। और आपने देखा कि किस तरह से वित्तीय व्यवस्था का मूल आधार होता है। क्या होता है मूल आधार? वित्तीय व्यवस्था क्यों आवश्यक है? वित्तीय समावेशन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जा सके, इसमें जोड़ा जा सके। तो जो आपने उस वित्तीय व्यवस्था में वित्तीय प्रणाली देखा, मुख्य रूप से भारत की वित्तीय प्रणाली, उसमें आपने देखा था कि हम लोगों ने बात किया कि दो प्रकार के बाजार होते हैं, एक मुद्रा बाजार होता है और दूसरा पूंजी बाजार होता है। एक मनी मार्केट होगा और दूसरा कैपिटल मार्केट हो जाएगा, ठीक है। और मनी मार्केट जो था उसका मैंने बताया सीधा संबंध किससे है? बैंकों से है। जबकि जब हम लोग पूंजी बाजार की बात करेंगे तो उसका सीधा संबंध किससे होगा? शेयर मार्केट से होगा। तो हम लोग अब इसी मुद्रा बाजार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम लोग को क्या पढ़ना है? बैंकों के बारे में पढ़ना। अच्छा, बाहर कोई बोल रहा है, हाँ। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? बैंकों के बारे में देखना है। और बैंकों को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा भारत में बैंकों का इतिहास, किस तरह से भारत में बैंकों के खुलने का क्रम रहा है और कैसे आरबीआई जैसी, क्योंकि आपने देखा ना कि जो हम लोग मुद्रा बाजार देख रहे थे उसमें क्या था? आरबीआई एक संघीय व्यवस्था के रूप में या केंद्रीय बैंक के रूप में है, जो क्या कर रहा है? सभी बैंकों पर एक तरह से नियमन कर रहा है और उसका नियंत्रण कर रहा है। तो इसका जन्म कैसे हो रहा है, उससे पहले बैंकों का क्या प्रावधान था, और उसको समझने के लिए क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, इसलिए देखना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से यूरोप से बैंकों का प्रारंभ कैसे हुआ है। तो कुल मिला के आज हम लोग को जो देखना है वो क्या होगा? बैंकों का इतिहास। थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट रहेगा जहां पर कौन सा बैंक कब ओपन हुआ और उससे जुड़े एक आध दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जब इसको समझ लेंगे तब पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे फिर आरबीआई के बारे में कि किस तरह से आरबीआई जो है वो केंद्रीय भूमिका में आता है और आरबीआई का मुख्य कार्य वास्तव में है क्या, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग का टॉपिक? बैंकों का इतिहास। चलिए देखिए, भारत में बैंकिंग इतिहास, अब इसका प्रारंभ कहां से रहा है? तो देखिए 1157 में 1157 पूरी दुनिया में जो पहला बैंक खुला है वो कहां पर खुला है? इटली के वेनिस में, और इसका नाम क्या था? बैंक ऑफ वेनिस। अगर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा तो मैंने आपको जब हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था यूरोपियों का आगमन, तो बताया था ना कि किस तरह से भारत पे होने वाले समस्त व्यापार पर एकाधिकार जो था वो इटली के दो नगर फ्लोरेंस और वेनिस ने उठाया था। तो भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसी को तो बैंक की जरूरत पड़ेगी। आप समझ सकते हैं कि उस समय ये कितना धनाढ्य क्षेत्र रहा होगा। और प्लस इन्होंने क्या किया? अपने क्या की वित्तीय व्यवस्थाओं को वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ने का प्रयास उस समय से करना प्रारंभ कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार होगा कि दुनिया का पहला बैंक कब खुला? 1157 में। कहां खुल रहा है? इटली के वेनिस में। नाम क्या था? बैंक ऑफ वेनिस। लेकिन चूंकि हम लोग भारत में जो इतिहास देखते हैं वो ब्रिटिशर्स का इतिहास देखते हैं, इसलिए अगर हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में पहला बैंक कब खुल रहा है? 1694 में। और यहाँ पर जो बैंक का नाम है तो क्या है? ब्रिटेन, उसकी राजधानी लंदन, वहीं पर खुल गया तो इसे कह दिया गया बैंक ऑफ लंदन। 1157 में पहला बैंक खुल रहा है, ठीक है। और जो ब्रिटेन की बात हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ खुल रहा है? 1694 में, बैंक ऑफ लंदन। यहां से ब्रिटिश पृष्ठभूमि से बैंकों का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। आइए, भारत चूंकि इंग्लैंड का उपनिवेश था तो यहां से ही बैंकिंग की प्रणाली हम लोग शुरुआत समझते हैं, क्योंकि जानते हैं जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने प्रारंभ में जिन व्यवस्थाओं को लाकर हमारे क्या स्थापित किया, आजादी के बाद ज्यादातर उन्हीं व्यवस्थाओं को हम लोगों ने क्या किया? निरंतर रखा है, ठीक है। 1770 भारत में पहला बैंक खुला। 1770 में भारत में पहला बैंक खुल रहा है। कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इस बैंक का नाम याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कितना आसान है, ऐसे सारे बैंक का नाम हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं रहती ना। बैंक ऑफ वेनिस, वेनिस का बैंक हो गया। बैंक ऑफ लंदन, ब्रिटेन का हो गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि फिर इस नाम से तो एक ही बैंक खुल सकता था ना, नहीं तो फिर या तो ऐसे कहते बैंक ऑफ हिंदुस्तान फर्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान सेकेंड ना, तो ऐसे तो नाम चल नहीं सकता।
अब यहां ध्यान रखिएगा, ये बैंक भारत में खुला जरूर था, लेकिन इस बैंक में चूंकि जो पैसे लगते थे, पूंजी लगते थे, वो किसी भी भारतीय के थे नहीं। तो ये कैसा था, एक विदेशी बैंक था जो भारत में खुला था, केवल नाम ही इसका क्या है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। तो यहाँ हिंदुस्तान लगे तो मतलब ये मत समझिएगा कि बैंक पूरी तरह से भारतीयों का था, ये बैंक पूरी तरह से इसमें विदेशी पैसे लगे थे। क्या किसी को पता है भारत का अपना खुद का, यानी जिसमें भारतीयों का पूरा 100% पैसे का निवेश था, वो बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पीएनबी है, बहुत बाद में खुला था। आइए वापस आ जाते हैं। देखिए 1770 भारत, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यह एक विदेशी बैंक था जो भारत में खुला। इसमें पूरी जो विदेशी पूंजी था उसका निवेश किया गया है, और इसमें जो पैसा लगा तो क्या था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब खुला, 1770 में। भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन सा है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किसने किया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसके बाद बैंक ऑफ बंगाल खुल रहा है 1806 में। यही बैंक ऑफ बंगाल जो है वो कहीं कहीं आपको बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया 1840 में, और इसके बाद क्या है, बैंक ऑफ मद्रास हो गया 1843 में। बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये तीनों बैंक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बैंक कैसे हैं, ये ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में खुले हैं, क्योंकि जो भारत में ब्रिटिशर्स अपने राज्य की स्थापना कर रहे थे, उनमें जो प्रमुख उनके क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र होते थे, तो प्रारंभिक समय में उसको प्रेसिडेंसी कहा गया है। अब भारत में 3 प्रेसिडेंसी उनकी रही मुख्य रूप से। ठीक है, इसके अलावा बाद में आगरा प्रेसिडेंसी भी आया था उनका, लेकिन मुख्य रूप से जो चर्चा में हमेशा रहता है वो कौन सा था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, तीनों ही जगहों पे ये बैंक खुला था। इसी बैंक को आगे चल के मर्ज कर दिया गया था, इंपीरियल बैंक बना दिया गया था। आगे भी इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1921 आते आते भारत में बैंक की संख्या क्या हो गई, 50 से ज्यादा हो गई। अब चूंकि बैंकों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि बैंकों पर अब कोई एक केंद्रीय नियमावली कार्य करना चाहिए, अर्थात उनके ऊपर कोई एक केंद्रीय नियंत्रण या नियमन का काम होना चाहिए। नहीं तो सभी बैंक क्या करते, अपनी 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 खुद की विधि बनाते, नियम बनाते, यानी अर्थात आप कह सकते हैं कि वो अपना क्या करते, मनमानी करते। और इससे क्या होता है, जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उसमें एक रूपता स्थापित ना हो पाती, और एक रूपता अगर स्थापित नहीं होगी तो वित्तीय संस्थान जो था वो उतनी मजबूती से लोगों के बीच में विश्वास न जमा पाता। आप खुद कल्पना करके देखिए, अगर एक बैंक में आप पैसा लगा रहे हैं और प्रतिस्पर्धा के दौर में अगर इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको आरबीआई द्वारा नियंत्रित ना किया जाए, पता चला आप 2 महीने के लिए पैसा कहीं लगाए, दूसरे बैंक ने अच्छा ऑफर दिया, आपको लगा ज्यादा मिल रहा है तो उधर लेके भाग रहे हैं, उधर लेके भाग रहे हैं। ऐसे तो आप हमेशा क्या होंगे, मानसिक रूप से उलझे रहेंगे। तो आप बैंकों में प्रतिस्पर्धा जब देखेंगे तो आप खुद बैंकों का चुनाव नहीं कर पाएंगे, और ये प्रक्रिया जो है आपकी सुविधा और सरलता के लिए किया गया है कि वित्तीय व्यवस्था को जन्म दिया जाए। इसलिए थोड़ी ना कि मानसिक रूप से आप एक और तनाव में आ जाए कि हमारा पैसा सही जगह पे लगा है कि नहीं, उसका लाभ हमको सही मिल रहा है या नहीं, और हर दिन हम नए नए बैंक की नियमावली को देखते रहें कि कहाँ ज्यादा हमको लाभ मिल सकता है। तनाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जीवन में वैसे ही तनाव की कमी नहीं है कि एक और तनाव लेकर के घूमिए बैठ करके, है ना। तो यही वजह था। अब देखिए, तो जब 50 से ज्यादा हो गए तो यूरोपियों ने सभी बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, तीनों प्रेसिडेंसी, कौन सा, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इस तीनों प्रेसिडेंसी की जो बैंक थी उसको मर्ज कर दिया, उसको एक में मिला दिया, और क्या कह दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, हालांकि ध्यान रखिएगा बाद में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत के जो बैंक थे उनकी केंद्रीय जो बैंक है उसके रूप में विकसित नहीं हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वर्तमान में स्टेट बैंक जो है उसका नाम बदल के किया गया था। और भारत में 1934 अधिनियम के तहत
1935 में भारत में आरबीआई जैसी एक नई बैंक को क्या किया गया, केंद्रीय भूमिका में लाकर रखा गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था, इसमें आप देखेंगे भी समिति बनेगी और उस समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और कहा कि जो केंद्रीय बैंक है उसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है कार्य का, क्योंकि एक तो वो सामान्य जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, उसकी तरह भी काम कर रहा है, यानी प्रतिदिन लोगों के पैसे लाना, ले जाना, निकालना, जमा करना, वो भी सारी चीजें देख रहा है। उसके अलावा उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, सभी बैंकों के लिए क्या करे, वो नियंत्रण का काम करे। दोहरी जिम्मेदारी बननी नहीं बननी है। ऐसे में वो अपने एक कार्य को बेहतर तरह से नहीं कर पाएगी ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि मैंने आपको बताया कि जो तीनों प्रेसिडेंसी थी उनको मिला करके क्या कर दिया गया, उनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, और इसका काम क्या था, तो उस समय ये क्या था, एक केंद्रीय बैंक के रूप में आ गया। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से बाद में जो है, भारत में आजादी के बाद इसका नाम परिवर्तित करके इसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। क्यों नहीं इंपीरियल बैंक को ही केंद्रीय बैंक बनाया गया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, जो एक सामान्य वाणिज्यिक बैंक होते हैं उसकी भी भूमिका में था। और जब 1934 का एक संघीय बैंक अधिनियम आया था, उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि एक केंद्रीय ऐसा बैंक होगा जिसका सिर्फ काम क्या होगा, वो बैंकों पर नियंत्रण व नियमन का होगा। इसीलिए आप देखते हैं आरबीआई जो है वो पब्लिक डीलिंग नहीं करती है। आप अपना पैसा ले आके आरबीआई में नहीं जमा कर सकते हैं। आरबीआई केवल बैंकों का पैसा जमा करती है, प्लस बैंकों के लिए नीति बनाती है और कैसे वो नियम का अनुसरण करें उसको लेकर के भी कार्य करती है। आगे पढ़ेंगे तो बड़े स्तर पर हम लोग बात करेंगे। आरबीआई का काम होता है मार्केट में तरलता को उपलब्ध कराना और मार्केट में मौद्रिक नीति किस प्रकार से चल रही है उस पर नियंत्रण करना। लेकिन ये सब थोड़े कठिन शब्द हैं, जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1955 में। इसी बैंक को क्या कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, अब 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हो रही है। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हो रही है। केवल क्रम है कैसे हुआ। 1894, ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। 1894 में क्या हो रहा है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई, जो पूर्ण रूप से कैसा था, भारतीय बैंक था। इसकी स्थापना किसके द्वारा है, लाला लाजपत राय और हरदयाल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अब इन दोनों लोगों के नाम से तो आप लोग परिचित ही हैं ना। तो इन दोनों लोगों के सहयोग से प्लस भारतीय कुछ निवेशकों के सहयोग से भारत का जो पहला आप कह सकते हैं जिसमें पूरी तरह से भारतीयों का पैसा निवेश हुआ था, वो बैंक कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक। कब है, 1894 का। ठीक, इसके अलावा 1935 में इसके बाद क्या हो रहा है, आरबीआई की स्थापना हो रही है। आइए, तो 1935 आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, 1934 अधिनियम के तहत। लेकिन चूंकि अभी हम लोग को आरबीआई पूरा डिटेल में पढ़ना है, अभी तो मैंने बताया ना कि ये थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट है कि भारत में बैंकों का इतिहास देख रहे हैं, तो किस तरह से बैंक भारत में खुलते चले गए उसका बस आप एक घटनाक्रम देख रहे हैं। ठीक है, आइए अब 1964 में क्या हो रहा है, आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस कहाँ था, मुंबई में था। नाम से ही स्पष्ट है, ये बैंक का मुख्य जो विषय है वो क्या है, भारत में जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना, यानी उनके लिए पैसे का जो लोन की प्रक्रिया होती है या पैसे को उपलब्धता कराना होता है, उस प्रावधान में ये बैंक जुड़ा हुआ था। ठीक है, बाद में वाणिज्यिक बैंक का सभी विषय में ये काम किया है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक जिनकी जमा राशि, ये देखिए महत्वपूर्ण समय है। अब भारत में पहली बार क्या हो रहा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। और राष्ट्रीयकरण और निजीकरण का प्रावधान मैंने बताया था। इसका मतलब कि यदि किसी निजी कंपनी या किसी व्यक्ति की संपत्ति पर सरकार अपनी हिस्सेदारी क्या कर लेती है, 51% से ज्यादा कर लेती है, तो उसका हो जाता है राष्ट्रीयकरण। और कोई सरकारी जब आप कह सकते हैं उपक्रम होता है, सरकारी कोई कंपनी होती है, उस पर किसी निजी व्यक्ति का 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी होगी, तो उसको हम कहेंगे निजीकरण हो गया। ठीक है, तो इस पे चर्चा हम लोगों ने किया था। अब क्या हो रहा है, 19 जुलाई 1969 क्या हो रहा है, 14 बैंक जिनकी जमा राशि कितनी थी, 50 करोड़ या उससे अधिक थी, उसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
इंदिरा गांधी जी के दौर में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में पहली बार क्या किया गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और जो मैंने आप लोग को बताया था कि भारत में प्रारंभिक समय में क्या किया गया था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत क्या था, समाजवाद की तरफ झुकाव ज्यादा था, ज्यादा से ज्यादा चीजों पर क्या था, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए था। और वित्तीय व्यवस्थाएं जो थी भारत में उस समय उतनी प्रचलित तो नहीं थी, बड़े स्तर पे थी ना, आम जन के बीच में तो नहीं प्रचलित थी, लेकिन जो प्रारंभ से आप देख रहे हैं इसका शुरुआत हो रहा है, वहीं पर विदेशियों का निवेश चल रहा है या निजी व्यक्ति और कंपनियों का निवेश चल रहा है। सरकार के पास कभी इतना पैसा हुआ नहीं कि वो इस प्रकार से व्यवस्थाओं में आगे उतर सके। इसी वजह से फिर राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? क्योंकि पहले ही आप लोगों ने पढ़ा, जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उसका मूल आधार क्या है, उसका आधार है वित्तीय समावेशन करना। और वित्तीय समावेशन कैसे होगा, भारत के जो गरीब या आम जन लोग हैं उनको इस व्यवस्था से लाके जोड़ना होगा ना। और जब तक सरकारी नहीं होगी, सरकारी प्रावधान नहीं होंगे, लोगों की सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, छोटे छोटे जो सरकारी राजकोष में पैसा जमा कराने का कार्य हो गया, उस समय तो इसी तरह से कार्य चलते थे, वो सारे कार्य क्या है, सरकारी प्रायोजन से होंगे, तो बैंकों के साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो समावेशन होगा कि नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 2015 की तुलना में वहां बहुत बड़े व्यापक स्तर पे हुआ, लेकिन किसी चीज की शुरुआत जो जीरो से होती है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहां पर संघर्ष ज्यादा होता है। उस समय सरकार ने अपनी वित्तीय प्रणाली को बैंकों से जोड़ने के लिए और सुविधा आम जन तक पहुंचाने के लिए ही राष्ट्रीयकरण किया था, क्योंकि मुख्य उद्देश्य था वेतन जो दिया जाएगा किस माध्यम से दिया जाएगा, सरकारी कोष में जो पैसा जमा होगा किस माध्यम से जमा होगा, किसानों को किसी प्रकार की सब्सिडी दी जाएगी किस माध्यम से दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं पैसे पर सरकारी बैंक का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो उस आधार पर किया गया था। 19 जुलाई 2019 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का 50 वर्ष पूरा हो गया था। ठीक है, मतलब 19 जुलाई 1969 को हुआ था, तो 19 जुलाई 2019 में क्या 50 वर्ष इसका पूरा हो गया था। ठीक है, अब देखिए 15 अप्रैल 1980 6 बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए कितनी तेजी से बैंकों में परिवर्तन आ गया। यहां पर देखिए अगर तो 69 में आप देख रहे हैं 50 करोड़ जिस बैंक की संपत्ति थी या उससे ज्यादा, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका मतलब भारत में 14 बैंक ऐसे थे जिसकी संपत्ति क्या थी, लगभग 50 करोड़ या उससे ज्यादा थी। अब 11 साल बाद ये कितना बढ़ा दिया गया, 200 करोड़, यानी जिस बैंक की संपत्ति 200 करोड़ या उससे ज्यादा थी अब उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, और इतने यहां पर बैंकों की संख्या कितनी है, 6 बैंक थे। ठीक है, अब देखिए 1 जनवरी 1982 एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, अब इसकी स्थापना हो गई। इसका भी हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई में है। आइए 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसकी सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। 1 जुलाई 1988 में NHB नेशनल हाउसिंग बैंक न्यू दिल्ली में, इसकी स्थापना की जा रही है। और प्लस 2 अप्रैल 1990 में SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर। ठीक, तो कुल मिलाकर के मैंने पहले बताया कि ये क्या है, थोड़ा तथ्यात्मक बिंदु यहाँ पर ज्यादा है, जहां पर किसी बैंक और उसके खुलने का क्रम है। बीच में आपने थोड़े मोड़े यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लिए हैं। ठीक है, तो भारत में खुलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब का है, 1770। ठीक है, भारत में भारतीयों के पैसे से खुलने वाला पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक, कौन कब खुला था, 1894। भारत में पहला बैंकों पर केंद्रीय नियमावली के लिए कौन सा बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक के संदर्भ में कितने बैंकों को मर्ज किया गया था, 3 बैंक। कौन कौन से थे, बैंक ऑफ कलकत्ता या बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ जो कलकत्ता था उसकी स्थापना कब हो रही है, 1806 है। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास
1843, ठीक है। उसके बाद इसको जो है तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक कब बनाया गया है? 1921 में, ठीक है। उसके बाद फिर भारत में जो केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई है, उसकी स्थापना कब हो रही है? 1935 में। आजादी के बाद इंपीरियल बैंक को किस नाम से जाना गया? एसबीआई। तो कम से कम इतना जो है ध्यान में रखिएगा, बाकी सभी बैंक कब कब खुले हैं कोई बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है।